नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण बनाया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है। तो वो किया गया हमारा नई दिल्ली में किया गया है और ये 6वां संस्करण इसका था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में इसे आयोजित किया है। पर श्री प्रधानमंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की है। जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है और नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है 6वां संस्करण। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में और। बेहतर भविष्य के लिए लचीली बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व पर जोर देते हुए जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने है वो हेडलाइंस पर रेखांकित किया है कि आपदाओं का प्रभाव है वो मौद्रिक नुकसान से परे है। जो आपदाओं का प्रभाव है मौद्रिक नुकसान से परे है, ये प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किस संगठन को किया गया है। वो किया गया है HAL, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। HAL को PSU पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। जानते हैं किस लिए किया गया है। हेल को AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जानते इसके बारे में और। श्री जगदीश धनखड़ जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति है, 23 अप्रैल से जो इसे सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है। हेल को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी के द्वारा 23 अप्रैल को सम्मानित किया गया है। तो जो हमारा हेल है उसको 31 मार्च 2024 में समाप्त हुए। हमारे वित्तीय वर्ष में 2024 में जो हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसमें 11% की जो प्रभावशाली वृद्धि के साथ 29,810 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। इसलिए उसे PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हाल ही में खबरों में था, तो वो भी जानेंगे कि क्यों था। तो जानते हैं कहाँ पर स्थित है। वो हमारे हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर में वो स्थित है। कौन हमारा, जो हमारा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। जानते हैं इसके बारे में और। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो कि पूर्वी हिस्से में स्थित कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें जो बांध बनने की जो 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। जो 4 प्रस्तावित जो हमारे बांध थे उनके जो निर्माण पर है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनके निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इसलिए मुख्य खबर में था। ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पर है, जो पूर्व में यमुना नदी के साथ ही कहाँ पर स्थित है, हिमालय की शिवालिका तलहटी में स्थित है। हिमालय की शिवालिका तलहटी में और यमुना नदी के साथ में तलहटी में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। अभ्यारण्य की विविध स्थलाकृति, इसकी स्थलाकृति किस प्रकार है। जो मैदान है, मैदानों से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक, जो 700 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियां हैं वहां तक इसकी स्थलाकृति है। जानते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं। वनस्पति हैं इसमें साल, खैर और शीशम के पेड़ इसमें शामिल है। जानते हैं जीव जंतु इसमें कौन कौन से आते हैं। जीव जंतु भी हमारे आते हैं तेंदुए, हिरण, लकड़बग्घे और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजाति इसमें पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट JRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है किस संगठन द्वारा प्रस्तावित तैयार की जाती है। किस संगठन द्वारा ये तैयार की जाती है। जो हमारी कौन सी है, खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट JRFC 2024 वो किसके द्वारा निर्माण की जाती है और किसके द्वारा बनाई जाती है। तो वो बनाई जाती है हमारी खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN के द्वारा। FSIN के द्वारा ये निर्माण की जाती है। जानते हैं इसके बारे में। जो खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN द्वारा ये तैयार की जाती है और संघर्ष ने निवेश रूप से जो हमारे फिलिस्तान और सूडान के क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित किया है इस रिपोर्ट ने। ठीक है, जिससे कि 135 मिलियन लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। जो सूडान और जो फिलिस्तान के लोग हैं 135 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 26 अप्रैल 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में किस राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस राज्य में हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, तो वो हमारी केरल में। केरल में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो 20 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केरल में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। जो लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण है वो 26 अप्रैल 2024 को हमारा हो चुका है।
जो 26 अप्रैल 2024 है उसको कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुल 12 राज्य शामिल हुए थे। 12 राज्यों में से एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, जिसके 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हुए थे इसमें। तो हमारे जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जो यहाँ पर कोई भी अगर चुनाव हो तो कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होना, उसके लिए क्या किया गया था, जो 857 मतदान केंद्र थे, 857 मतदान केंद्रों पर कुल हमारी 87 कंपनियों की अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर टुकड़ी जमा की गई थी और 4000 से अधिक जो राज्य पुलिस की कर्मी हैं, जो 4000 से ज्यादा जो राज्य पुलिस के कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई थी कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हो सके। निर्वाचन क्षेत्रों का वितरण देखें तो केरल में कुल 20 है, कर्नाटक में 14 है और राजस्थान में 13 और महाराष्ट्र में कुल 8 है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बनाया गया है तो हर वर्ष वह किस तिथि को बनाया जाता है? वो 26 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को ये बनाया जाता है। हर वैश्विक उत्सव है जो बौद्धिक संपदा आईईपी के अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। मुख्य रूप से आईईपी के जो महत्व है उन पर ये प्रकाश डालता है। और जो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, 2024 की इसकी थीम जाने। 2024 की इसकी थीम है आईईपी और एमडीजी, नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, इसकी 2024 की थीम है। जो वर्ष 2000 में जो हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो WIPO है, उसके सदस्य राज्यों ने 26 अप्रैल को किस नाम से नामांकित कर दिया था? जो 26 अप्रैल है उसको विश्व आईपी दिवस के रूप में नामांकित कर दिया गया था। किसके द्वारा? जो WIPO के सदस्य राज्य हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है तो कहाँ किया गया है? वो हमारा किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में किया गया है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड में भी कहाँ किया गया है? वो किया गया है रोटरडैम में इसे किया गया है। नीदरलैंड में रोटरडैम में इसे किया गया है। जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं, उनके कौन हैं? वो हमारे हैं प्रदीप कुमार दास ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो प्रदीप कुमार दास ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और उन्होंने कहा था कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? हमारे चौथे स्थान पर है। भारत है वो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से स्थान पर है? पूरे वर्ल्ड में वो चौथे स्थान पर हमारा भारत है, इन्होंने कहा था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? अमिताभ चौधरी है, उनको हाल ही में MD और CEO के रूप में चुना गया है। पहले वो HDFC बैंक में MD और CEO के रूप में काम करते थे। HDFC है, उनको अभी हाल ही में न्यू MD और CEO के रूप में चुना गया है। तो बैंक ने चुना, वो चुना हमारा एक्सिस बैंक ने उन्हें न्यू MD और CEO के रूप में चुना। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक द्वारा। ठीक है, जानते हैं एक्सिस बैंक द्वारा हाल ही में MD और CEO के रूप में उन्हें पुनः निर्मित किया गया है। पहले वो 2019 में पहले भी चुने जा चुके हैं, अब की बार उनकी दूसरी पलटफेर होगी। ठीक है, एक्सिस बैंक बोर्ड ने चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए 1 जनवरी 2025 को उन्हें बनाया गया था और हाल ही में 3 साल के लिए उन्हें MD और CEO के रूप में चुना गया है। पहले 2019 में भी उन्हें चुना गया था, अब की बार उनकी दूसरी पहली ये होगी। ठीक है, इससे पहले वो HDFC लाइफ के MD और CEO के रूप में कार्य करते थे। इससे पहले कहां पर कार्य करते थे? वो HDFC लाइफ के MD और CEO के रूप में कार्य करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख जो आयोग है किस मंत्रालय के तहत आता है? जो ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है वो किस मंत्रालय है उसके तहत आता है? तो वो आता है हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के तहत ये आता है। कौन आता है? हमारा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, जो हमारा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख IHRC है, जो हमारे केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत ये आता है। और एक नया लोगो हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है? एक नया लोगो और एक नया जो हमारा आदर्श वाक्य है इसने हाल ही में अपनाया है। एक नया लोगो और एक नया आदर्श वाक्य, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नया लोगो है और ये नया आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। और आगे चलकर यह अभिलेखीय मामलों पर, जो अभिलेखीय मामले हैं उन पर ये एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, उन पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, उन पर अभिलेखीय मामले हैं उन पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जानते हैं 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब की गई थी? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम अपना।
जो सुब्रमण्य है धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य से प्रसिद्ध गायक थे? जो सुब्रमण्य धारेश्वर है उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? वो तो थे हमारे यक्षगान नृत्य के जो हमारे प्रमुख गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यक्षगान के वो प्रमुख गायक थे। जानते हैं इनके बारे में। और प्रसिद्ध यक्षगान गायक जो हमारे सुब्रमण्यम जी हैं, उनका 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में कुल 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। और अपनी शानदार आवाज की वजह से उन्हें एक नाम से और जाना जाता था, जो कि थे हमारे भगवत श्रेष्ठ। भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? उनकी सुरीली आवाज के कारण उन्हें भगवत श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जानते हैं कुल उन्होंने अपने सुब्रमण्यम धारेश्वर जी ने यक्षगान में अपना कितना योगदान दिया है, कितने वर्षों का योगदान दिया है? कुल 46 वर्ष का योगदान उन्होंने इस फील्ड में दिया है। ठीक है, यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान है वो एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो कहाँ बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कर्नाटक के तटीय जिलों में बनाया जाता है, प्रसिद्ध है। जो कर्नाटक के तटीय जिले हैं उनमें मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और जो हमारा पारंपरिक एक लोक नृत्य है हमारा यक्षगान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।